नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी परीक्षा चैनल, जिसमें हम रोजाना डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और ये एमसीक्यूज पिछले 24 से 48 घंटे पे जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होते हैं नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड, उन पर बेस्ड होते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिलेवेंट हैं आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको याद करें, साथ में नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज आप इस नोटेड जानकारी को एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा सकते हैं और इस जानकारी की हेल्प ले सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which initiative has been started recently by the Ministry of Jal Shakti for river sensitive development of cities? हाल ही में शहरों के नदी समृद्धि विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रिवर सिटी अलायंस, रिवर सी अलायंस, सी सिटी अलायंस या रिवर पॉन्ड अलायंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाने वाला है किसी न किसी पॉइंट में। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है रिवर सिटी अलायंस। राइट, इस अलायंस का नाम आप अच्छे से याद कर लें और यहाँ मिनिस्ट्री का नाम भी आप अच्छे से याद कर लें। मतलब कि ये इस अलायंस के लिए जो बेसिकली तौर पे जो पहल की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा की गई है। राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को भी आप दिमाग में रख लें। और देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है अलायंस की, तो ये अलायंस किनके बीच हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अलायंस हुआ है वो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में हुआ है, और ये मिनिस्ट्रीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और एक तरीके से इसको मान सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की जितने भी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में एक तरीके की ये यूनिक अलायंस है जो एक तरीके से रिवर के टर्म में काम करने वाली है या रिवर के सस्टेनेबल मैनेजमेंट में काम करने वाली है। राइट, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का या इस अलायंस को लॉन्च करने का पर्पज यही है कि जो इंडिया की अर्बन रिवर्स हैं उन अर्बन रिवर्स के टर्म में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके, डिस्कस किया जा सके या उस इंफॉर्मेशन को आइडिएट किया जा सके, ताकि अर्बन रिवर्स का एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम सिटीज के टर्म में बात करें कि कौन कौन सी सिटीज इस अलायंस में शामिल हैं, तो बहुत सारी सिटीज हैं, यानी कि जितनी भी सिटीज रिवर के किनारे बसी हैं लगभग वो सारी सिटीज इसमें शामिल हैं। राइट, जैसे अगर हम नाम लें कि देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, श्रीनगर है, भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, कानपुर है, पुणे है, तो ये सारी की सारी सिटीज इस अलायंस में शामिल हैं। और डेफिनेटली ये जो एक तरीके का अलायंस है वो एक मोटे तौर पे इसको कह सकते हैं कि ये थिंक टैंक होगा जो रिवर के टर्म में बातचीत करेगा, उनके टर्म में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा, ताकि अर्बन रिवर्स को मैनेज किया जा सके, उनमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The government has released a new series of wage rate index WRI. What is its base year? सरकार ने वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है, उसका आधार वर्ष क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 2015, 16, 18 या 2020। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है 2016। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ये इकोनॉमिक कॉमर्स सेक्शन में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एक तरीके से क्वेश्चन ये डायरेक्टली ऐसे भी बन सकता है, दूसरे पॉइंट में ये भी बन सकता है कि ये जो इंडेक्स है उसका रोल क्या है, मतलब एक तरीके से इसका डायरेक्ट रोल क्या है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इसमें शामिल हैं, मतलब कि किन किन सेक्टर्स को शामिल किया जाता है जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, या ये जो इंडेक्स है यानी कि ये जो वेज रेट इंडेक्स है WRI वो किस तरीके के स्कोप को क्रिएट करता है, किन नई इंडस्ट्रीज को शामिल करता है, या उन कौन सी नई इंडस्ट्रीज में स्कोप देखता है। राइट, बिकॉज ये वेज रेट इंडेक्स है यानी कि वेज से रिलेटेड ये इंडेक्स है जो बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में वेजेस में डिफरेंसेस आए हैं, या उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें घटोतरी हुई है, ये सारा का सारा। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ें WRI को। राइट, और बेस ईयर जैसे यहाँ बोला गया है 2016, तो आप ये जानिए कि 2016 का जो बेस ईयर है वो किस तरीके से इसको डिसाइड किया गया है, इसमें कौन से मापदंड रखे गए हैं, और इसके पहले किस ईयर को रखा गया है उसको भी आपको जानना जरूरी है। राइट, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेस ईयर रखा गया है 2016,
उसको हम 100 के मापदंड में रखते हैं। और इसके पहले जो ईयर रखा गया था वो 1963 रखा गया था। क्या रखा गया था? 1963 रखा गया था, और इसमें जो मापदंड था वो 65 था, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स को दिमाग में रख लें, लेकिन आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ें। लेबर मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट को एक तरीके से पढ़ सकते हैं, या उसकी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, या इस पूरे इंडेक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इकोनॉमिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें WRI को भी अच्छे से लिंक करके पढ़ें, यानी कि WRI का किस तरीके से रोल है एक तरीके से वेजेस को डिफाइन करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के और भी जितने भी अदर स्टैटिस्टिकल डेटा है उसमें किस तरीके से डायरेक्टली लिंक है या इनडायरेक्टली लिंक है WRI, वो भी पढ़ना जरूरी है। उसके टर्म में भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने चाहिए, याद करने चाहिए, और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाना चाहिए, राइट। क्वेश्चन जरूर कहने के बनने वाला है, इसको मिस मत करिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian has been chosen as the representative of Asia in the Executive Committee of Interpol? इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अरविंद कुमार, सामंत गोयल, आलोक वर्मा या प्रवीण सिन्हा। तो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, किसी न किसी फील्ड से रिलेटेड हैं, उनकी डिफरेंट फील्ड्स क्या हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है प्रवीण सिन्हा, राइट। तो नाम आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, राइट, बिकॉज मैं आपको बताऊं प्रवीण सिन्हा जो है वो स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI हैं, राइट। तो CBI से इनका लिंक है, ये भी आप दिमाग में रखें, यानी कि ये स्पेशल डायरेक्टर हैं किसके? CBI के। और इनको एशिया के रिप्रेजेंटेशन के लिए चुना गया है, एशिया के रिप्रेजेंटेशन के लिए चुना गया है। कहाँ के लिए? इंटरपोल में, यानी कि इंटरपोल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस कमेटी में एशिया को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे प्रवीण सिन्हा, राइट। तो एक पर्सनैलिटी के रूप में आप इनको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं, इनका करियर किस तरीके से रहा है और CBI में इनका किस तरीके से रोल रहा है, अभी तक कितना इनका टेन्योर रहा है या इनका पूरा टेन्योर कितना है, राइट, ये सारी चीजें। और बाकी यहाँ जो पर्सनैलिटीज हैं उनके टर्म में भी आप पढ़ सकते हैं, वो कौन है और किस फील्ड से रिलेट करते हैं और उनकी एक तरीके से क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं अपने करियर में, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक स्टैटिक जानकारी हासिल करना चाहें, यानी कि स्टैटिक पार्ट भी इसमें ढूंढना चाहें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंटरपोल, राइट। इंटरपोल को भी आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, राइट। तो इंटरपोल के टर्म में आप इसकी डिटेल जानकारी जरूर इकट्ठा करें। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सामान्यतः हम इंटरपोल ही बोलते हैं, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन मेंबर कंट्रीज में जो भी क्राइम कंट्रोल करना होता है या क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाना है या और भी जितनी भी क्राइम एक्टिविटीज हैं उनमें किस तरीके से कोऑपरेशन किया जा सकता है, इन सारे टर्म्स में इंटरपोल हेल्प करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ें। इसका एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, किन स्थितियों में इसको किया गया था और एक तरीके से क्या उद्देश्य रहा था उस समय इसको एस्टैब्लिश करने का, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में जरूर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके टर्म में क्वेश्चन कई बार बन चुका है और आगे भी जरूर बनेगा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairman of the International Law Enforcement Agency Interpol? अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, प्रवीण सिन्हा, मेजर जनरल अहमद नसीर अल रईसी, किम जोंग योंग या मेंग होंगवेई, राइट। तो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ इंटरपोल से रिलेटेड हम ये दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरपोल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके टर्म में जो भी नॉमिनेशंस हुई हैं, जो भी अपॉइंटमेंट हुई हैं, वो अलग अलग पूछी जा सकती हैं, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे अब आपको चेयरमैन के रूप में नाम याद करना है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ की जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंटरपोल, वो अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे देखती है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज मेजर जनरल अहमद नसीर अल रईसी, राइट। तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लें, राइट। और ये नाम किससे अब रिलेटेड हो गया है? इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल, राइट।
तो मैं आपको बता दूं कि मेजर जनरल अहमद नसीर यूएई के एक कंट्रोवर्शियल ऑफिशियल रहे हैं। वो क्या कंट्रोवर्सी रही है, यानी कि उनके टेन्योर में किस तरीके की कंट्रोवर्सी रही है, ये एक तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। एक पर्सनैलिटी के रूप में आपको इन्हें भी पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे बाकी जो नाम गिवन है वो भी आपको एक तरीके से मालूम ही होंगे, और नहीं मालूम है तो डिटेल में जरूर पढ़ लें, राइट। लेकिन यहाँ पे इंटरपोल को फिर से मैं बोलना चाहूंगा, इंटरपोल को आपको डिटेल में जरूर पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाना है, उसको याद करना है, नोट करना है, राइट। और इसके अध्यक्ष के रूप में ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। और इनके टर्म में क्या कंट्रोवर्सी रही है, यानी कि यूएई में क्या कंट्रोवर्सी रही है, या इनके ऑफिशियल टेन्योर में क्या कंट्रोवर्सी रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, राइट। तो जरूर डिटेल में जाएं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has announced the formation of the country's first साइबर तहसील? किस राज्य सरकार ने देश के पहले साइबर तहसील के गठन किए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है मध्य प्रदेश, राइट। स्टेट का नाम आप अच्छे से याद कर लें, और स्टेट ने जो पहल की है उसका भी आपको दिमाग में नाम याद हो जाना चाहिए, यानी कि वो टर्म याद हो जाना चाहिए। बात यहाँ पे हो रही है साइबर तहसील की, राइट। तो इंडिया का पहला जो मतलब ये पहल होने जा रही है, साइबर तहसील जो ओपन की जा रही है, वो मध्य प्रदेश में ओपन की जा रही है। और अगर हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात को सामने रखें तो उनका कहना ये है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये जो साइबर तहसील बनाने जा रही है, उस साइबर तहसील बनाने का जो पर्पज है, या इस तहसील बनाने से जो एडवांटेज मिलने वाला है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तहसीलों में जो म्यूटेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जनरली जो दाखिल खारिज का प्रोसेस होता है, उसको बहुत ही ईजियर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग हैं वो बार बार तहसील के चक्कर ना उनको काटना पड़े, या बीच में दलालों को ज्यादा पैसा ना देना पड़े, राइट। दूसरा, यहाँ पे अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में आप इसको देखें तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्टेट का कोई भी आदमी कहीं से भी इस साइबर तहसील में एक तरीके से इसकी सर्विस को यूज कर सकता है, इसका फायदा ले सकता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, ये जो पहल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तहसीलों में एक तरीके का जो बहुत सारे लैंड डिस्प्यूशंस होते हैं, म्यूटेशन प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये सारी की सारी चीजों को ईजियर बनाने के लिए साइबर तहसील को इंट्रोड्यूस किया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which word has been declared as the word of the year 2021 by the Collins Dictionary? Collins Dictionary द्वारा किस शब्द को word of the year 2021 घोषित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली ये जो सवाल बनते हैं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे बेस्ड होता है, लेकिन इस बार बात की जा रही कोलिंस डिक्शनरी की, राइट। तो कोलिंस डिक्शनरी ने 2021 का कौन सा वर्ड घोषित किया है? तो आप यहाँ पे सही आंसर जान लें, सही आंसर यहाँ पे है NFT, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है, इसको अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं बनने वाला है। दूसरा, NFT का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, NFT का फुल फॉर्म के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। NFT का जो फुल फॉर्म है दैट इज नॉन फंजिबल टोकन, राइट, नॉन फंजिबल टोकन, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप अच्छे से इसको याद कर लें, नॉन फंजिबल टोकन, राइट। अब ये है क्या है, यानी कि NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि NFT जो है बेसिकली एक डिजिटल एसेट है, या डिजिटल एसेट पे बेस्ड एक सर्टिफिकेट है जो आपको एक तरीके से यूनिक गारंटी देता है, या एक तरीके से यूनिक पहचान देता है। आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको एक यूनिक पहचान देता है, बिकॉज कोई भी दो NFTs सेम नहीं हो सकती हैं, राइट। तो बेसिकली NFT जो है वो एक ट्रेडेबल डिजिटल एसेट है, यानी कि आपका अगर कोई डिजिटल एसेट है और अगर आप उसका ट्रेड करना चाह रहे हैं, यानी उसकी आप खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो वहां पे NFT वर्ड ही यूज किया जाता है, या NFT प्रोसेस ही यूज किया जाता है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि NFTs जो होती हैं वो बेसिकली जिनको पुरानी चीज़ों को या नई चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक होता है, चाहे वो डिजिटल तौर पे चाहे वो फिजिकल तौर पे, बेसिकली उनके द्वारा ये यूज किया जाता है, राइट। तो जो कलेक्टर्स हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों नई चीज़ों को कलेक्ट करने वाले हैं, उनके बीच में या उनके लिए जो NFTs हैं वो ज़्यादातर डिजिटल फॉर्म में आर्टवर्क्स, यानी कि ऐसे आर्टवर्क्स जो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं, इसी फील्ड में ज़्यादातर NFTs अवेलेबल हैं, राइट।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएफटी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी चीजें एक तरीके से ज्यादा चलन में है, जैसे मैंने आपको बोला कि एनएफटीज में इस समय ज्यादातर जो डिजिटल आर्टवर्क्स हैं, यानी कि बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, बहुत सारे एक तरीके से पेंटिंग्स हैं जिसको डिजिटल फॉर्म में रखा गया है, सेव किया गया है, तो बेसिकली उसी के लिए ये यूजफुल है या उसी के लिए यूज किया जाता है एनएफटी एब्रिविएशन, राइट। तो डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉलिन डिक्शनरी की बात हो रही है, तो कॉलिन डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड तो घोषित किया ही है, साथ में उसने टॉप 10 वर्ड्स की भी एक तरीके से रैंकिंग दी है, एक तरीके से बताया है कि कौन से वर्ड्स ऐसे रहे हैं जो ज्यादा सर्च में रहे हैं, राइट। तो आपको वो सारे वर्ड्स भी दिमाग में रखने हैं, क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है, राइट। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट हिंट की तरह काम कर सकते हैं, राइट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको एक तरीके से समय पे आप उसको देख पाएं, राइट। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज़ दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको कम समय में पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट कर पाएं, ताकि आप इस नोटेड जानकारी को एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएं और उसका एडवांटेज ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।